और खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में वजीराला के ओहदे पर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। इस बीच बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आदित्य ठाकरे के हक में आया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आदित्य ठाकरे बासलाहियत नौजवान है। इन्होंने मजीद कहा कि जब दोनों ही जमातें हिंदुत्व के उसूलों पर है तो कोई वजीराला बने, क्या फर्क पड़ता है। तो हरियाणा में तो क्लियर हो गया है कि वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम जो है जेजेपी पार्टी का बनेगा, दुष्यंत चौटाला का नाम चल रहा है। लेकिन अगर वहीं महाराष्ट्र में देखा जाए तो अभी भी जो 50-50 का फार्मूला है उस पर पेच फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, उन दोनों के बीच समझौता हुई थी, फिर तो चुनाव दोनों मिलकर लड़े, तो आपस में बैठकर फैसला करनी चाहिए, उसमें क्या है। जिस तरह से आदित्य ठाकरे का जगह जगह होर्डिंग लग गया है कि मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए, डिमांड हो गया। वो तो शिवसेना ने लगाई है, खुशी मना रहे हैं। वो लड़का भी बहुत होशियार है, वो साधारण लड़का नहीं है। मैं उसको बहुत छोटे से जानता हूँ, जब बाला साहब ठाकरे थे, और कई बार उनके साथ वार्तालाप हुई है, और मैं कह सकता हूँ कि उसकी योग्यता में कोई संदेह नहीं है। सवाल है कि तो तुम लोगों ने क्या समझौता है? कोई समझौता चुनाव के पहले नहीं किया तो अब करो। मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि जब दोनों एक ही हिंदुत्व के सिद्धांत के हैं, क्या फर्क पड़ता कौन चीफ मिनिस्टर है। मतलब कि आदित्य ठाकरे को मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह तुम दोनों तय करो, जो तय करोगे मैं मान लूंगा, और मुझसे कुछ मदद चाहिए तो पूछ लो। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य मंदिर राजीव तिवारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव, महाराष्ट्र में सीएम को लेकर खींचतान जारी है, ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान कितना अहम है सियासी उथल पुथल के बीच में? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने आदित्य ठाकरे के बारे में वकालत की है कि आदित्य ठाकरे की काबिलियत पे संदेह नहीं होना चाहिए, वह एक योग्य लड़का है, बहुत होशियार है। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जब हम बाला ठाकरे से मिलते थे उस समय से उनको जानते हैं, तो उनकी योग्यता को लेकर संदेह नहीं होनी चाहिए। तो पूरी तरह से देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे के समय से जब उनकी मुलाकात हो तब की बातें वो याद दिला रहे हैं। तो मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जो है पूरी तरह से ये चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को मौका मिले। हालांकि नाम नहीं ले रहे हैं, उनका कहना है कि जब मुझसे राय लिया जाएगा तो मैं इसमें राय दूंगा। लेकिन जब दोनों पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती हैं और उसी मुद्दे पर जनाधार मिला है, तो ऐसे में सीएम कौन बनता है यह मायने नहीं रखता है। मतलब साफ इंडिकेशन उनका है कि अगर मौका मिले तो उनको आदित्य ठाकरे के हाथ में जो है महाराष्ट्र का कमान देना चाहिए। खुल करके नहीं बोले, लेकिन इशारा उनका, इतना इशारा बहुत ही काफी है। जी बिल्कुल राजीव, जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती रही है कि सीएम उन्हीं का होगा, फडणवीस ही दोबारा सीएम बनेंगे, लेकिन इस तरह से बीजेपी के अंदर से ही जिस तरह से बातें निकल के आ रही, क्या बीजेपी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा? बीजेपी क्या कुछ सोच सकती है इस ताल्लुक से? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चुनाव के पहले जब गठबंधन बना था तो तमाम मुद्दों पर समझौता हुआ था, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खुल के नहीं बता रहे, लेकिन शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि उसी समय 50-50 का जो है समझौता हुआ था कि 2.5 साल सीएम बीजेपी का रहेगा और 2.5 साल सीएम शिवसेना का रहेगा। लेकिन अब जो है पेच फंस गया है, और इसको जो है एक तरह से फिर एक बार नए सिरे से समझौता की कवायद चल रही है, और माना जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जल्दी इस मामले को जो है सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठने लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता चाहते हैं कि शिवसेना को मौका मिले। शिवसेना के तमाम नेता, संजय राउत शुरू से ही, जब चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले से ही लगातार इस बात को कहते रहे कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनेगा वो शिवसेना का वही होगा। और आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने बहुत पहले साफ कर दिया था, जब तारीख का ऐलान नहीं हुआ था उसके पहले ही। तो मंशा साफ है शिवसेना का। शिवसेना इस बार चाहती है कि किसी भी तरह से हो, जो भी मुख्यमंत्री हो वो ठाकरे परिवार का हो। मतलब आदित्य ठाकरे को बनाने के लिए शिवसेना ने पहले ही रोड मैप तैयार कर लिया है, और ऐसे में शिवसेना ये चाहती है कि इस बार जो है पहले उसी को मौका मिले, शिवसेना को, और आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या स्टैंड लेती है, देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल राजीव, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर क्या दिल्ली में कुछ कवायद चल रही है? क्या सर जोड़कर बीजेपी के लीडर कुछ बैठे हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, महाराष्ट्र को लेकर के दिल्ली में किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं चल रही है, ना यहाँ से कवायद चल रही है। बस जो भी बड़े नेता दिल्ली में इस समय मौजूद हैं, टेलीफोनिक वार्ता हो रही है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, और माना जा रहा है कि अब जो भी होगा दीपावली के बाद ही सभी नेता वहाँ महाराष्ट्र में बैठेंगे, और वहीं पे जो है एक नया समीकरण बनेगा और नया रोड मैप तैयार होगा। अब
मुख्यमंत्री कौन बनता है, आदित्य ठाकरे बनते हैं या फडणवीस बनते हैं, क्योंकि अब बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं बाला साहब ठाकरे के जो करीबी रहे लोग और आज भी ठाकरे परिवार से उनके रिश्ते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को बनाया जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वह क्या रोड मैप तैयार करते हैं यह देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी से तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने आज नौमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में पार्टी 50-50 के फार्मूले समेत दीगर पहलुओं पर गौर खौज करेगी। ख्याल है कि नताइज के ऐलान के बाद से शिवसेना बीजेपी से 50-50 के फार्मूले पर अमल करने का मुतालबा कर रही है। इस फार्मूले के मुताबिक 2.5 साल शिवसेना का वजीर आला और 2.5 साल बीजेपी का वजीर आला होगा, लेकिन बीजेपी आला क़यादत की जानिब से देवेंद्र फडणवीस को ही वजीर आला के तौर पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया, जिससे शिवसेना खींची खींची नजर आ रही है। उधर आज हरियाणा में बीजेपी गवर्नर से मुलाकात कर हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। आज चंडीगढ़ में अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद गवर्नर से मुलाकात कर हरियाणा में हुकूमत साजी का दावा पेश किया जाएगा। ख्याल है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच इत्तेहाद हुआ है। हरियाणा में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जबकि जेजेपी को 10 सीटें हासिल हुई थी। हरियाणा के इख्तियार पर उभरती हुई छोटी पार्टी जेजेपी किंग मेकर बनी है और उसने बीजेपी से हाथ मिलाया है। और आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ। ऑनलाइन के साथ अब ऑफलाइन भी हज फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में हज दरख्वास्त फॉर्म ऑफलाइन भरने की सहूलत दी गई है। 2 दिन पहले ही न्यूज़ 18 ने यह खबर दिखाई थी और हज कमेटी ऑफ इंडिया और बिहार हज कमेटी से बात की गई थी ताकि आम लोगों को हज फॉर्म भरने में आसानी हो। उम्मीद की जा रही है कि ऑफलाइन हज का फॉर्म भरने की सहूलत से आज़मीन की तादाद अब बढ़ेगी और इसका फायदा हर आम खास तक पहुंचेगा। वादी कश्मीर में मजमूई सूरत हाल पुरअमन है। वादी के ज्यादातर इलाकों में दफा 144 नाफिज है। दुकानें और तिजारती मराकज बंद पड़े हैं। सुबह के औकात में ज्यादातर इलाकों में दुकानें खुलती हैं, इसके बाद बंद कर दी जाती हैं। निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं वादी कश्मीर की, ये ताज़ा तस्वीर है। वादी कश्मीर में मजमूई सूरत हाल पुरअमन है। वादी के ज़्यादातर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है। दुकानें और तिजारती मराकज़ जो है वो बंद पड़े हैं। सुबह के औकात में हालांकि कुछ दुकानें और तिजारती इलाके वो खुले नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद उनको भी बंद कर दिया जाता है। निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त तो देखी जा रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नदारत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में निजी गाड़ियां तो चलती नजर आ रही हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। फौज के सरबराह बिपिन रावत ने पीओके पर पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। इन्होंने कहा कि पीओके पर पाकिस्तानी हुकूमत नहीं बल्कि दहशतगर्दों का कंट्रोल है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पीओके पर बड़ा बयान देते हुए पाक को कड़ा पैगाम दिया है। आर्मी चीफ ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है। When we say the Jammu and Kashmir, the complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory. A territory which has been illegally occupied by our western neighbor. एक तरफ बिपिन रावत ने गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पीओके पर दहशतगर्दों का कंट्रोल है। When Article 370 was introduced with the word temporary, there was no objection from Pakistan. Therefore, why is it that Pakistan has suddenly awoken up and has raised the ante on Article 370? It is because this illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists.
POK is actually a terrorist controlled country or a terrorist controlled part of Pakistan. ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस मामले को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुसलसल उठा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने यह साफ कर दिया है कि ये उसका दाखिली मामला है और कश्मीर मुद्दे पर अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वो सिर्फ POK पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने बिपिन रावत के बयान की तस्दीक की और कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर पर दहशतगर्दों का कब्जा है, इसीलिए इसे छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बिपिन रावत जी ने सही कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका, गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका, वो भारत का हिस्सा है और अभी वो पाकिस्तान के भी ऑक्युपेशन में नहीं है, बल्कि वो आतंकियों के ऑक्युपेशन में। उसको मुक्त कराना ये हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आतंकियों के जरिए उस इलाके को नियंत्रित कर रहा है और वहां के लोगों पर जुल्म भी कर रहा है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को पॉलिटिकल बयानात नहीं देने चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रधानमंत्री की है, डिफेंस मिनिस्टर की है। मुझे नहीं मालूम कि इस तरीके के बयानात वो क्यों दे रहे हैं। डेफिनेटली आतंकवादी वहाँ पे एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लें और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमला करें और वापस कश्मीर में शामिल करें। सिर्फ बयान देने का कोई मतलब नहीं है और मुझे लगता है कि उनका रिटायरमेंट शायद नजदीक है। दफा 370 के खात्मे और रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के बाद GC मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। इसके अलावा राधा कृष्णा माथुर को लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुजरात कैडर 1985 बैच के IAS गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। मुर्मू वजीर आजम मोदी के साथ गुजरात में काम कर चुके हैं। वो 30 अक्टूबर को रिटायर होंगे और 31 को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। टीपू सुल्तान की मुखालफत करने वाली बीजेपी लीडरों के लिए एक बुरी खबर है। बीजेपी के नौजवान लीडर शरद बच्चेगौड़ा ने कहा कि वो टीपू जयंती मनाएंगे। शरद बच्चेगौड़ा बीजेपी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी हैं और बीजेपी रुकने पार्लिमान BN बच्चेगौड़ा के फर्जंद हैं। शरद बच्चेगौड़ा ने कहा कि इससे कल मुझे टीपू जयंती मनाने से रोका गया था, लेकिन अब मैं खुले तौर पर टीपू जयंती मनाऊंगा। बेंगलुरु के करीब होसकोटे में शरद बच्चेगौड़ा उर्स की एक तकरीब में शिरकत करने गए थे। ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಬೇಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮೂರು ಬೆಣ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರು ಈ ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕಣ, ಈ ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮೂರು, ಬೆಣ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ತಮಾಸ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ದಿನ ಟಿಪ್ಪು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನೆ PN ಬಚ್ಚೇಗೌಡ. ಇವತ್ತು निजवागलू ತುಂಬಾ संतोष। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां संवाददाता रऊफ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रऊफ, बीजेपी लगातार टीपू जयंती की मुखालफत करती रही, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठाई है कि टीपू जयंती वो मनाएंगे। किस तरह से देखा जा रहा है इसको? जी देखिए, इस पूरे बयान को, शरद बच्चेगौड़ा के इस पूरे बयान को सियासी मुफाद का बयान समझा जा रहा है, क्योंकि शरद बच्चेगौड़ा जो अभी भी बीजेपी में है और बीजेपी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी हैं और बीजेपी के MP BN बच्चेगौड़ा के फर्जंद हैं, लेकिन इनका इस बयान के पीछे एक मकसद छुपा हुआ है, वो है पॉलिटिकल मकसद, यानी कि सियासी फायदा हासिल करना इनका अहम मकसद
दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जिस इलाके में रहते हैं होसकोटे, जो बेंगलुरु से करीब है, वहां पर जो है बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। बाई इलेक्शंस के लिए इन्होंने जो है यानी कि दिसंबर के 5 तारीख को बाई इलेक्शन इंतखाबात होने वाले हैं, ये ऐलान हो चुका है। इस बाई इलेक्शन के लिए इन्होंने जो है बीजेपी की टिकट हासिल करने की पहले कोशिश की, लेकिन ऐसा इन्हें महसूस हुआ है कि बीजेपी अब जो है इन्हें टिकट नहीं दे रही है, इलेक्शन एमएलए के इलेक्शन का टिकट इन्हें नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। मुसलमानों की एक तकरीब थी, उर्स शरीफ की वहां पर तकरीब थी, तो वहां पर जो है खुलेआम उन्होंने ये बात कही कि वो टीपू जयंती मनाएंगे। इससे पहले उन्हें टीपू जयंती मनाने से रोका गया था, लेकिन अब वो इस मर्तबा जो है खुलेआम खुले तौर पर जो है टीपू जयंती मनाएंगे। यानी कि आइंदा माह नवंबर को जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, जिसे यहाँ पर जो है टीपू जयंती के तौर पर जाना जाता है। तो अब आइंदा माह जो 10 तारीख को टीपू की, तो उनका कहना है कि मैं टीपू जयंती मनाऊंगा। तो इस लिहाज से उन्होंने जो है बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, रियासती लीडर्स हैं, उनको एक झटका दिया है और अपने बयान में जो है अपनी तकरीर में उनको ये जवाब दिया है कि वो जो है बगावत करने पर उतर आए हैं और वो जरूरत पड़ने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो रोज एक चीज और जानना चाहूंगा, शरद बच्चेगौड़ा ने एक तकरीब थी, एक दरगाह की तकरीब थी, जहां पर यह बयान दिया है। वो युवा मोर्चा के सेक्रेटरी, बीजेपी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या कुछ और बीजेपी के लीडर या कुछ और सेक्रेटरी जो इनके साथी थे वहां पर मौजूद थे क्या? जी, यहाँ पर सिर्फ शरद बच्चेगौड़ा ही मौजूद थे, लेकिन इसके बाद जो है बीजेपी के जो बेंगलुरु में बीजेपी के लीडरों का जो रद्दअमल सामने आया, उन्होंने इस पूरे बयान से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। उन्होंने ये कहा है कि इसका एक इसकी शरद बच्चेगौड़ा की ये एक जाती राय है, इससे पार्टी का न कोई लेना है कोई न देना है। पार्टी अपने फैसले पर अटल है। पार्टी ने जो है बीजेपी हुकूमत ने टीपू जयंती को रद्द कर दिया है और टीपू जयंती जो है रियासती सरकारी सतह पर नहीं मनाई जाएगी। ये जो है बीजेपी का क्लियर स्टैंड है। ये बात कल बीजेपी के रियासती लीडरों ने कही है, लेकिन कहीं न कहीं हम ये इस पूरे मामले को देखने के बाद हमें यही दिखाई देता है कि हजरत टीपू सुल्तान की शख्सियत के मुतालिक सियासत हमेशा होती रही है और सियासत हो रही है। और इस सियासत में जो है एक जानिब कांग्रेस और जेडीएस जो टीपू जयंती मनाती हैं और दूसरी तरफ जो है बीजेपी इसकी मुखालिफत करती है। बीजेपी और संघ परिवार की तंजीमें इसकी मुखालिफत करती हैं। ये इससे पहले हम देखते हैं कि जब येडियुरप्पा कर्नाटक जनता पक्षा में थे, यानी केजेपी पार्टी जिन्होंने बनाई थी, उस वक्त उन्होंने जो है बाकायदा टीपू सुल्तान की पोशाक पहनकर टीपू सुल्तान के यानी कि उनके एक तरह से वो टीपू के दोस्त नजर आए, टीपू सुल्तान की तायीद करते हुए, टीपू सुल्तान की हिमायत करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब तो चलिए शामिल हुए हैं, तो उन्होंने जो है जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने तो पहला फैसला उन्होंने यही लिया कि टीपू जयंती को जो है उन्होंने रद्द कर दिया। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी की। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन, आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के सदस्य नरेंद्र गिरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। अयोध्या मामले के मुतवक्किल फैसले पर किया गया है तबादला ख्याल। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल व एहतराम किया जाएगा, सभी साधु संत करेंगे अदालत के फैसले का सम्मान। नरेंद्र गिरी ने ये बयान दिया है। एक बार फिर बता दें अखाड़ा परिषद के साथ नरेंद्र गिरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के रिहाइशगाह पर जाकर उन्होंने ये मुलाकात की। अयोध्या मामले के मुतवक्किल फैसले पर किया गया तबादला ख्याल। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल और एहतराम किया जाएगा, सभी साधु संत करेंगे अदालत के फैसले का सम्मान। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां समाचार नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, नरेंद्र गिरी ने सीएम योगी से मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई, कुछ निकलकर सामने आया? दूसरी तरफ एक सवाल और करना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी आ रही है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर, एक अच्छा बयान इन्होंने आया कि अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे सभी साधु संत।
हाँ देखिए, ये फैसले का सम्मान का जो ताल्लुक है तो जाहिर है कि ये बड़ा बयान इसको इसलिए माना जा सकता है कि ये दोनों तरफ से हुआ है। यानी कि मैं बता दूं आपको कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे कहा कि लोगों से अपील करिए और उन्होंने भी इस बात को माना कि अपील की जा रही है। और जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं तो वो यही है कि जितना भी साधु संत समाज है वो सब अदालत के फैसले का इस्तकबाल करेगा, उसका एहतराम करेगा। और जाहिर है कि ये जब सरकारी सतह पर इस अंदाज की हिकमत अमली वजह की जाए या योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान इस अंदाज की बातें सामने आए तो इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, बहुत मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। और देखिए, आप ये पहले जानते ही हैं कि जितने मुस्लिम फरीक हैं वो पहले ही ये बात कह चुके हैं कि फैसला ख्वाह कुछ भी आए, किसी के हक में भी आए, उसका इस्तकबाल किया जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा। और अखाड़ा परिषद के बहुत जिम्मेदार सदर हैं, जाहिर है कि नरेंद्र गिरी, तो उनकी जानिब से जब ये वजाहत की जाए तो ये बहुत एक खुशाइन पहलू है, अहम पॉजिटिव अप्रोच है अखाड़ा परिषद की। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कुछ भी ऐलान इस परिषद से किए जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म से किए जाएंगे, उनका असर पूरे साधु संत समाज पर होगा और फैसले का सब लोग इस्तकबाल करेंगे और पॉजिटिव वे में करेंगे। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के रिहाइशगाह पर जाकर उन्होंने ये मुलाकात की है। अयोध्या मामले के मुतवक्के फैसले पर दोनों के बीच में तबादला ख्याल हुआ है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका इस्तकबाल किया जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा। सभी साधु संत इस फैसले का, अदालत का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रकम 3 महीने के अंदर टेलीकॉम महकमे को अदा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू मामले में दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को तकरीबन 1.33 लाख करोड़ रुपए हुकूमत को अदा करने पड़ सकते हैं। सूद और दीगर चीजों के साथ टेलीकॉम कंपनियों पर 1.33 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें आधे से ज्यादा बकाया भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी के हैं। भारतीय एयरटेल पर 26,000 और वोडाफोन आइडिया पर 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा है। ख्याल है कि एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू के तहत टेलीकॉम कंपनियां हुकूमत के साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शेयर करती हैं। अयोध्या आज लाखों दियों की रोशनी में जगमगा उठेगा। आज जश्न चिरागा मुनक्किद किया जाएगा। जराये के मुताबिक 5,51,000 दियों से अयोध्या को रोशन करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। जश्न चिरागा में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई रियासती वज़रा भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। दिल्ली में फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली हुकूमत ने इस मरतबा दिवाली के मौके पर नया एहतमाम किया। इस मरतबा चिराग जलाने के बजाय 4 दिनों तक लेजर शो होगा। लेजर शो का आगाज कनॉट प्लेस में आज से होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। लेजर शो का एहतमाम दिल्ली के फजाई आलूदगी पर काबू पाना और लोगों को दिल्ली के फजा को साफ रखने के ताल्लुक से तरगीब देना है। बीजेपी लीडर विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल में फजाई आलूदगी के लिए कुछ भी काम नहीं किया। जहां तक बात हो रही है दिल्ली के कनॉट प्लेस में लेजर शो की, तो वो सिर्फ एक दिखावा है। जो लेज़र शो की बात हो रही है कनॉट प्लेस के अंदर, वो लोग खुद समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पर रहने वाला है। और बात ये नहीं है, बात ये है कि पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण को लेकर कुछ भी काम नहीं किए जाके। अगर थोड़ा बहुत कभी प्रदूषण कम भी हुआ वो केंद्र सरकार की नीतियों के और विकास के कारण हुआ है। आपने देखा होगा ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, या धौलाकुआं पे जो लूप बना है, या बदरपुर का जो स्टेशन बंद हुआ है, या फिर नए जो कानून बने हैं या पेड़ पौधे लगे हैं, वो सब केंद्र सरकार की योजनाओं से हैं। दिल्ली सरकार ने अगर एक भी कदम उठाया हो प्रदूषण पर तो बताइए। ऑड इवन का नाटक भी इसलिए हो रहा है ताकि रोज उनको विज्ञापन और होर्डिंग देने का एक मौका मिल जाए। लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैसे ही परेशान करेंगे जैसे पिछली बार ऑड इवन में परेशान किया था। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।